तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। हमने 3 टाइप के बताए थे मोशन इन वन डायमेंशन, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और या ग्रेविटी में होता है और या फिर इंक्लाइन प्लेन पे होता है। तो ये ग्रेविटी वाला जो है आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहला केस ले रहा हूँ जब छत पे खड़े होकर ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ रहे हैं, यानी मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए टाइप 1 मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो चूंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए हम ऐसा एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस फ्रेम है, कोई भी पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम मान लिया, किसी को भी किसी हाइट पे ओरिजिन मान लिया, जहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया ना उसको ओरिजिन मान लीजिए और हाइट्स वहीं से नापिए, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई को पॉजिटिव नापिए। लिख दीजिए द पॉइंट अबव द ग्राउंड, the point above the ground from which the object is dropped down. Object is dropped down or thrown down is taken as origin. उसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। And displacements in downwards direction, vertical displacements in downwards direction are taken as positive. Vertical displacements in downwards direction are taken as positive. तो इस समय जो वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी वो क्या होंगी आपको देखते हैं। वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स में, ये तो मुझे पता है कि इसका मंत्र है ऑल पॉजिटिव, और वैसे भी ये एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो कम से कम इतना तो क्लियर है कि जी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ही असली बड़ी इशू है। टाइप 1 सवालों में हर चीज हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन है वो v = u + at होती थी, आज हम बोलेंगे v = u + gt। टाइम t के बाद वेलोसिटी, और ये भी सब y डायरेक्शन में है, u की y डायरेक्शन में है, v की y डायरेक्शन में है, और ये एक्सीलरेशन भी y डायरेक्शन में है। अब y डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी चाहिए आफ्टर टाइम t। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट की आती है, s = u + v/2 × t, ये वाली। तो इसके बिहाफ पर मैं अब डिस्प्लेसमेंट को y कहना चाहता हूँ। तो y है हम एवरेज वेलोसिटी टू टाइम। इस y को मैं, आप जानते हैं, अगर मैं v एलिमिनेट कर दूंगा तो ये ut + ½ at² हो जाएगा, और इस समय a जो है वो g है, और अगर u एलिमिनेट कर दूंगा तो ये vt - ½ gt² भी हो जाएगा। एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला सबसे कम यूज होता है, ये सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं, और आपको ये सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन ना तो दिया हो और ना मांगा हो तो ये बेस्ट फॉर्मूला है। हाँ, ये बताओ तो मोशन एक्सीलरेटेड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी। यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है वो थी v² = u² + 2as। ग्रेविटी के टाइप 1 सवालों में ये हो जाएगा v² = u² + 2ay। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैं y कह रहा हूं। हाँ, आप अगर आपको जो बुक्स आप रेफर कर रहे हैं उसमें अगर y को h का है तो आप h की आदत डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर y डायरेक्शन में कम से कम x नहीं लिखेंगे उससे और s नहीं लिखेंगे।
y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, हम इसे x नहीं लिखेंगे, y को आप x तो लिख सकते हैं और s नहीं लिख सकते और s नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो भी अभी आंसर आएंगे, पर आदत डालिए कि अगर y डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है तो आप सिर्फ y से बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो x से बात करें। जब सब कुछ वर्टिकल डायरेक्शन का है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है और ये भी एक्सीलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, एवरीथिंग इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बस ये इक्वेशन है और हाँ वो s nth की भी बनती है u plus a/2 into 2n minus 1 और यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं y nth या h nth is equal to u plus अब a की जगह g आ जाएगा g/2 into 2n minus 1 y h कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेकंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिए बार बार जानबूझ के से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बहुत बोलिए, y बोलिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, खाली डिस्प्लेसमेंट मत बोलिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको लेटर ऑन इससे। एनीवे ये इक्वेशंस हैं और हम स्पेशल केस देख लेते हैं, उस समय के रिजल्ट्स देख लेते हैं जब u 0 है। यही सारी इक्वेशंस देख लेते हैं तब जब u 0 है, यही सारी इक्वेशंस जब u 0 है, then ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड डाउन, थ्रो नहीं किया। अगर कभी कभी सवाल की लैंग्वेज कहती है ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया तो मतलब उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, और ड्रॉप किया तो फिर उसमें कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं। हालांकि आर्बिट्रेरली तो मैं आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन दे सकता हूं कि क्वेश्चन कहे कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप डाउन विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैथमेटिक्स दे दी, क्वांटिफाई कर दिया, तो फिर ड्रॉप और थ्रो का कोई मीनिंग नहीं रह गया। ड्रॉप डाउन विद द वेलोसिटी तो फिर तो यू दिया है उसने, अगर वैल्यू दे दी तो फिर बाकी सारी इंग्लिश की लैंग्वेज की हमें जरूरत नहीं है, मैथ्स की लैंग्वेज सबसे प्यारी है। ओके ऑलराइट, तो जो पहला केस था वो था v is equal to u plus g t, g को मैं फिलहाल 10 ले रहा हूं और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v is equal to gt यानी 10t। तो ये मुझे क्लियर है, आफ्टर फॉलिंग फॉर 1 second velocity will be 10 meter per second. After falling for 2 seconds, total beginning से velocity is equal to 20 meter per second. और इसी तरह से हर 1 सेकंड गिर लेने के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। 1 सेकंड बाद के बाद ये है, 2 सेकंड के बाद ये है, 3 सेकंड के बाद ये है, 4 सेकंड के बाद ये है, कम से कम 5 सेकंड तक का तो हम चाहते हैं कि हम आपको पूरा डेटा याद करा दें। 1 सेकंड तक गिर लेने के बाद अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 10 है, तो आफ्टर फॉलिंग फॉर 1 सेकंड द वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड ईच। ओके, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस लिख रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t से आ रहा है। इसका तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी पे चलते हैं। इसको हम h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिख लेते हैं। ये तो g इसने एक्सेलरेशन की यहाँ बात की नहीं ना, तो इसको मैं अभी ज्यादा यूज नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ कह रहा हूँ अगर u 0 है तो h का फॉर्मूला है हाफ gt स्क्वायर। मुझे तो खैर यहाँ y लिखना ही पसंद है, मैं तो इसे y ही लिखना चाहता हूँ, पर जैसी आपकी इच्छा हो। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, जो आपकी आदत है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर y, तो इसलिए जो t का फॉर्मूला होगा वो होगा √2g बाय √2y बाय g। ये टाइम का फॉर्मूला होगा। √2s बाय g शायद आपको याद होगा, अगर u को मैं 0 डाल दूं तो, अगर u को मैं 0 डाल दूं तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है √2h बाय g। क्या करूं, उसमें कितने स्टार लगवाऊं? √2h बाय g पे कितने स्टार लगवाऊं बताइए मुझे। 3।
दानिश 5 फिगर से दिखा दीजिए। ओके, इस पे मैं एक भी स्टार लगवाना नहीं चाहता, उल्टे में वार्निंग लगवाना चाहता हूँ। इस पे मैं एक भी स्टार लगाना नहीं चाहता, उल्टे मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि इसको स्टैंडर्ड का दर्जा ना दिया जाए। अभी आवाज आ रही है? यस सर। इसको स्टैंडर्ड का दर्जा ना दिया जाए। हमारी ये हैबिट बन जाएगी चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैं कहता हूं कि इसको तुम स्टैंडर्ड का दर्जा ना ही दो तो अच्छा है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब U0 ना भी हो तो भी तुम्हारे दिमाग में ये आके बैठता है। तो वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, डोंट मेक इट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। Never try to use this formula directly. Use the basic formula and put U is equal to 0. And this is only valid only if U is equal to 0. ये बेसिक फॉर्मूला है। आपकी आदत धीरे धीरे इसकी बन जाती है, वो डेंजरस आदत है, कभी भी नुकसान कर देती है। जैसे आप आज तक उसको भुला नहीं पाए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो सिर्फ एक केस में वैलिड है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और जिंदगी भर अब वैलिड होना चाहिए v इक्वल टू dx by dt। एस का फॉर्मूला ut हमेशा नहीं होता, अब एस का फॉर्मूला ut प्लस हाफ टी स्क्वायर भी होने लगा है। पर आप बचपन से कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब उसे अनडू करने में बड़ी मेहनत लग रही है, इसको आप दिमाग में सेटल ना होने दें। ये सिर्फ फॉर्मूला तब वैलिड है जब u 0 है। ऑलराइट, ठीक है। इसकी कोई ऐसी वैल्यू अभी हम निकाल नहीं रहे, थर्ड देख लेते हैं। या h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर जो आया था ना, हाँ उसमें लिख लेते हैं। h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर में लिख लीजिए, इज टू 5t स्क्वायर। So this is 5 into 1 square, 5 into 2 square, 5 into 3 square, 5 into 4 square and 5 into 5 square। यहाँ तक तो मैं जाना चाहूंगा। ये जो h है टोटल, जो टोटल हाइट कॉलम है वो है 5 into 1, 5 into 4, 5 into 9, 5 into 16, 5 into 25। हमने बोला था जो टोटल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं दे आर इन द रेशियो 1, 4, 9, 16, 25। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं दे आर इन द रेशियो 1, 4, 9, 16, 25। रेशियो तो 1, 4, 9, 16, 25 है। पर अगर आपको वैल्यू चाहिए ये ग्रेविटी वाले केस में, तो a/2 की वैल्यू 5 है। ये रेशियो तो मुझे ऑलरेडी पता था 1, 4, 9, 16, 25 होता है। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं अब इन रेशियोज को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिखो लिखो, if u is equal to 0, if u is equal to 0 and the acceleration is constant at some value, अगर u 0 है and the acceleration is constant at some value, then the total displacements from the beginning, the total displacements from the beginning are in the ratio 1:4:9:16:25. Total displacements from the beginning are in the ratio 1:4:9:16:25. ठीक है? But to calculate the corresponding values in free fall under gravity, but to calculate the corresponding values in free fall under gravity, multiply each of the above ratio by a factor 5. Multiply each of the above ratio by a factor 5.
क्योंकि फॉर्मूला आ रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी बाई 2 है 5 है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर चलेगा। रेशो चाहिए तो 1 4 9 16 25 आएगा। और वैल्यू चाहिए तो 5 वैल्यू आ गई 5 20 45 80 और 125। ये सब आपको मेरे हिसाब से तो कायदे से याद करनी चाहिए। 1 सेकंड फ्री फॉल हो जाए तो ऑब्जेक्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। पूरे 2 सेकंड्स में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगा। पूरे 3 सेकंड्स में ये यहां से ये गिर रहा है, 1 सेकंड तक गिर लेने के बाद 5 मीटर, और टोटल 2 सेकंड तक गिर लेने के बाद 20 मीटर, टोटल 3 सेकंड तक गिर लेने के बाद 45 मीटर, टोटल 4 सेकंड तक गिर लेने के बाद 80 मीटर, और टोटल 5 सेकंड तक गिर लेने के बाद 125 मीटर। ये वैल्यूज आप याद रख लें तो अच्छा है। t=1 पे यहाँ है, t=2 पे इतना, t=3 पे इतना, t=4 पे इतना, और t=5 पे इतना। अच्छा, ये सारी वैल्यूज तब है जब g की वैल्यू मैंने 9.8 नहीं ली, 10 ली है। अगर 9.8 लूंगा तो वैल्यूज थोड़ी सी कम आ जाएंगी। इतना ये जो वैल्यूज है 5 मीटर 20 मीटर 45 मीटर 80 मीटर और 125 मीटर। इतने अगर आप याद कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फ्री फॉल के 1 सेकंड बाद यहाँ मैं इसी में वेलोसिटी भी लिख देता हूँ, v = 10 मीटर पर सेकंड, v = 20 मीटर पर सेकंड, v = 30 मीटर पर सेकंड, v = 40 मीटर पर सेकंड, और ये भी है 50 मीटर पर सेकंड। सब मीटर्स में है। ये पूरा आपको याद हो जाए कि अगर मैं u = 0 से छोड़ रहा हूँ, u 0 है तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर नीचे पाया जाएगा, और तब उसमें वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ चुकी होगी। टोटल बिगिनिंग से 2 सेकंड्स बाद ऑब्जेक्ट 20 मीटर नीचे पाया जाएगा, और उसमें वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी होगी। ऑलराइट, इसी तरह से कुछ हम u = 0 लेके और केस देखते हैं। एक फॉर्मूला आता है v² = u² + 2gh 2gy, और यहाँ 0 है तो v = √2gy या v = √2gh। ये भी मैं नहीं चाहता कि आप इन्हें याद करें, इनको स्टैंडर्ड का दर्जा न दें, वेलोसिटी को √2gh कृपया ना बोलें। यहां से काम करें, इतना सा स्टेप स्किप करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हम इसी को याद रखते हैं और इसको भूल जाते हैं। ये सिर्फ तब वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। इट इज अ वेरी स्पेशल केस, नॉट अ जनरलाइज्ड केस। ऑलराइट, इसमें भी खैर कोई खास रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा। और अब लास्ट है h nth का, ये है u + g/2 × 2n - 1। मैं तो y nth ही बोलना चाहूंगा, और u 0 है तो हो गया 5 × 2n - 1, ये हो गया 5 × अब देखो ये फिर आएगा 1, ये 5 × 3, ये 5 × 5, ये 5 × 7 और ये 5 × 9। अब ये 1 3 5 7 9 के रेशो में आ रहे हैं ना। These are in the ratio 1:3:5:7:9। क्योंकि यहाँ मैं 1 डालूंगा, अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो ये 2 - 1 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 6 - 1 5 आ जाएगा, 4 डालूंगा तो 8 - 1 7 आ जाएगा, और 5 डालूंगा तो 10 - 1 9 आ जाएगा। सो रेशियोज ये हैं, और वैल्यूज of height fallen in successive seconds, values of heights fallen in successive seconds, तो ये है ये 5, फिर 5 3 are 15, फिर 5 5 are 25, फिर 5 7 are 35, और फिर 5 9 are 45। सक्सेसिव सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट्स ये हैं।
तो मैं इस चार्ट की अब और बेटर कंप्लीट समरी बना लेता हूं। यहां तक पूरा केस हो गया है, लिख दीजिए कंप्लीट समरी। कंप्लीट समरी यही है, यहाँ से ये जमीन के ऊपर हाइट y है, यहाँ से इधर मेरा x है और इधर मेरा y है, और मे बी इधर ओरिजिन है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरने दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरने दे रहा हूँ, तो ये ऐसा आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे ये है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 3 है, ये t इज इक्वल टू 4 है, और ये t इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, और ये फिफ्थ सेकंड। इनके बाद की वेलोसिटीज में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, v इक्वल टू 10, v इक्वल टू 20, v इक्वल टू 30, v इक्वल टू 40 और v इक्वल टू 50। इतने सेकंड्स तक गिर लेने के बाद मुझे वेलोसिटीज में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अब यहाँ फिर से अलग से बना लेता हूँ। ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। ये फर्स्ट सेकंड की बात है, ये सेकंड सेकंड की बात है, ये थर्ड सेकंड की बात है, तो यहाँ बना लेता हूँ। ये फोर्थ सेकंड है 35 मीटर, और ये फिफ्थ सेकंड है 45 मीटर। ये nth सेकंड की बात है, ये nth सेकंड की बात है, और ये टोटल है। अब अगर ये 5 है तो ये 5 प्लस 15 है, ये 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 है, और ये जो है ये यहाँ तक 20 है और फिर 25 है, ये 20 प्लस 25 है इज इक्वल टू 45 है। ये t इज इक्वल टू 1 के बाद का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये t इज इक्वल टू 2 के बाद का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये t इज इक्वल टू 3 के बाद का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह ये t इज इक्वल टू 4 के बाद का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब तक पहले 3 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 45 है, यहाँ तक 45 है, और इस सेकंड में उसने एक्स्ट्रा 35 और गिरा है, तो 45 प्लस 35 इसका टोटल 80 हो गया, ये 80 हो गया। ये फर्स्ट सेकंड में, ये सेकंड सेकंड में, ये दोनों सेकंड्स में, ये तीनों सेकंड्स में, ये चारों सेकंड्स में, और फिर फाइनली ये आ रहा है। ये वाला 5 है, ये वाला 15 है, ये वाला 25 है, ये वाला 35 है, और ये वाला 45 है, और ये टोटल को मैं यहाँ से यहाँ तक कह सकता हूँ कि यहाँ तक 80 था, इसके बाद और 45 गिर गया, तो ये 125 हो गया। ये सारी वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। बहुत डायरेक्टली एग्जाम में डायरेक्टली इनके ऊपर न्यूमेरिकल फंसेगा ऐसा नहीं है, और गाइड के क्वेश्चन आपके तड़ा बनना जाएंगे इस वाले चैप्टर के, तो कम से कम तो आपको एक इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर ये वैल्यूज याद है आपको, गाइड के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ओरली बन जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है,
एग्जाम में तो बातें और एडवांस आती हैं। ठीक है, ये 1 3 5 7 9 की सीरीज है। ये 1, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16 और ये 25 की सीरीज है। अगर वैल्यूज चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर इनका चार्ट बनाते हैं, फिर से चलिए बस इतना ही लिख दीजिए। For displacements in successive seconds, the series is 1 3 5 7 9 u0। अगर u0 है तो सीरीज 1 3 5 7 9 है। And to calculate the corresponding values multiplied by 5, फिर आगे लिखिए, if u is equal to 0 and acceleration is constant, then the series of total displacements from the beginning, एक जगह टोटल अंडरलाइन करना है और पिछली बार आपको सक्सेसिव जो लिखा था वो अंडरलाइन करना है। The series of total displacements from the beginning are in the ratio 1 4 9 16 25, are in the ratio 1 4 9 16 25. To calculate the corresponding values, multiply by 5. To calculate the corresponding values, multiply by 5. मैं इसकी ये समरी एक बार फिर से बना ले रहा हूँ, हालांकि वही बातें बार बार हो रही हैं, फिर भी ये टाइम है, ये v है, ये h nth है और ये hn है। 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद और 5 सेकंड बाद। यहाँ u 0 है और एक्सीलरेशन g है, तो वेलोसिटी तो 10 20 30 40 50 हो जाएगी और ये 1 3 5 7 9 होंगे और ये 1 4 9 16 25 होंगे। पर इंटू 5 करना है। क्योंकि g/2 की वैल्यू 5 है और अगर g उसने 9.8 दिया हो तो आप g/2 को 4.9 लेना। मैं बार बार यही बातें आपसे कर रहा हूं, फायदा केवल ये है कि शुरू में आपके कुछ क्वेश्चंस तड़ातड़ बन जाएंगे आपसे, तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है आपसे। अगर ये वैल्यूज याद होंगी तो ये याद की गई वैल्यूज को आप न्यूमेरिकल्स में यूज करिए, याद की गई वैल्यूज को न्यूमेरिकल्स में यूज करिए। वैल्यूज में आपसे पूछूंगा कल की क्लास में। ठीक है, जो एच एनथ है इसका रेशियो है 1 3 5 7 9, ये सक्सेसिव वाली बात है और ये टोटल है, एच एन बोला है इसको मैंने, ये 1 4 9 16 25 चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, सीरीज को आप रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन में आप सीरीज को रेफर कर सकते हैं। लिख दीजिए, वो बॉडी इज ड्रॉप्ड freely from a certain height, body is dropped freely from a certain height in gravity. Displacement in last second is equal to displacement in first 3 seconds is equal to displacement in first 3 seconds. लास्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। कैलकुलेट द हाइट फॉलन, इस हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा है।
फर्स्ट 3 सेकेंड्स वाली बात से शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 सेकेंड्स की टोटल हाइट उसने दी है, टोटल है ये टोटल, और वो होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और u 0 है, और टोटल हाइट 45 दी है, तो ये 5 इंटू टी स्क्वायर हो गया, तो 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 3। 3 सेकेंड्स की टोटल हाइट 45 होती है, 5, 20 और 45। पहले सेकंड के बाद 5 गिरता है, पूरे 2 सेकेंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 होता है, और पूरे 3 सेकेंड्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट 45 होता है। खैर में वो निकाल सकता था, वो ये कह रहा है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है। नहीं जी, उसने दिया है, सॉरी, जो लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट तो 45 है। अब यही लास्ट सेकंड का भी है, तो h nth is equal to u plus g by 2 into 2n minus 1। जो फर्स्ट 3 सेकेंड्स का है वो ये है, और आखिरी सेकंड का भी यही है, तो 45 is 5 into 2n minus 1, so 9 is equal to 2n minus 1, 10 is equal to 2n, so n is equal to 5। लास्ट सेकंड जो है टोटल टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम 125 सेकंड्स। हाँ, अब h आ गया, u क्योंकि 0 है, ये तो हाफ इंटू 9.8 भी हो सकता है इंटू 25, तो 4.9 इंटू 25। अभी तक अब इसे 125 बोलते थे, 125 से अब ये थोड़ा सा कम आएगा, 0.2% कम आएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 49 4.9 इंटू 25 क्या जाएगा, मैं इसे मैं चाहूं तो मैं 1 मिनट 4.9 इंटू 100 बाय 4 भी लिख लेता हूं, तो ये 49 बाय 4 इंटू 10 हो जाएगा। अब एक ही डिजिट से डिवाइड करना रह गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो ये 4 2 जा वापस आ गया, 4 2 जा 8, तो 122 मीटर्स के आसपास कुछ आ रहा है। तो ये 8 बचेगा, तो ये 2 बचेगा, 122.5 मीटर्स। 125 की जगह थोड़ा सा कम। अगर न्यूमेरिकल में कभी उस जी उसने नहीं दिया तो 9.8 लेना कंपलसरी है। खैर वो ऑप्शंस आपको बता देंगे कि ऑप्शन 125 दे रहा है कि 122.5 दे रहा है। मैंने ये कहा कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो लास्ट सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। फर्स्ट 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल सकता था, और लास्ट सेकेंड का nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट भी 45 है, उससे n आया 5, मतलब लास्ट सेकेंड 5 है, मतलब टोटल बॉडी 5 सेकेंड्स के लिए गिरी है, और 5 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 122.5 है। शुरू से ही खैर मुझे फिर जी को 9.8 लेना था सवाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इन लास्ट सेकेंड a body falls through 7/9 of the total height. Total height. हाँ, u 0 था। Calculate total height. नहीं, 5/9 करो उसको, सॉरी, 5/9. Body falls through 5/9 of the total. u 0 है, तो अब मैं अपनी सीरीज से काम चला लेता हूं। मुझे पता है एक मेरी सीरीज ये चलती है और एक ये चलती है,
तो अभी तो मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसके बाद पूरे मेथड से सॉल्व करूंगा। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर ये रेशियो इनमें से मैच कर रहा है ना, अगर इनसे हट के कोई रेशियो हो तो सवाल बेसिक से करना ही पड़ेगा। बाय चांस अगर वो इसमें से मैच कर रहा है 1 3 5 7 9 और 1 4 9 16 25, अगर रेशियो इनसे मैच कर रहा है तो फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है। लिख दीजिए, if the given ratio matches with the ratio of our HNth by HN, matches to the ratio of HNth upon HN, then the following shortcut can be applied. Following shortcut can be applied, but it is not a general method. ये जनरल मेथड नहीं है, उसको भी एक सवाल लेकर भी दिखाएंगे। अभी मेरा ये कहना है कि अगर ये 5/9 के बिना रेशियो मैच कर रहा है, ये फर्स्ट सेकंड की कहानी होती है। मतलब एक काम करो, आप ये जो भी डिनोमिनेटर है ना, उसका एक रूल बना लो, टोटल टाइम ऑफ फॉल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा √9 यानी कि 3 सेकंड्स। टोटल बॉडी 3 सेकंड्स तक फ्री फॉल में रही है। टोटल बॉडी 3 सेकंड्स तक फ्री फॉल में रही है। इसका अंडर रूट ले लो और फिर अगर न्यूमरेटर इंटू 5 कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा HNth, और डिनोमिनेटर इंटू 5 कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा HN। HNth यानी ये 5 इंटू 5, लास्ट मीटर का फॉल ये है, और जो टोटल हाइट है वो 9 5 45 मीटर। 3 सेकंड्स की तो पूरी कहानी मुझे पता है, ये फर्स्ट सेकंड की, ये टोटल 2 सेकंड्स की, और ये टोटल 3 सेकंड्स की, ये सीरीज मुझे पूरी पता है। समझ रहे बात को आप? हालांकि ये कोई खास फायदेमंद नहीं होगा लेटर ऑन जाके, दिस विल नॉट बी हाईली यूजफुल, बट फिर भी इनिशियली एक थ्रस्ट मिल जाता है आपको। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा टाइम, और ये है ही HNth और ये है HN। तो HNth बाय HN उसने बोला है लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल का बाय 9 है, तो ये लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और ये टोटल है। तो लास्ट सेकंड का आपको चाहिए तो वैल्यू चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशियो है, वैल्यू चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये रेशियो है, वैल्यू चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखिए, यही क्वेश्चन है और इसे मैं बोल रहा हूं 9/25, 9/25, तो टोटल हाइट बता दीजिए। कह रहा है लास्ट सेकंड में अ बॉडी फॉल्स थ्रू 9/25। 125। बहुत बढ़िया, पिकअप कर लिया आपने। ये सीरीज हो गई। टाइम ऑफ फॉल इज ये वाला रियल डेटा दिया उसने, तो √25, टोटल बॉडी 5 सेकंड्स तक हवा में है। अगर वो पूछे 5th सेकंड में लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो न्यूमरेटर ये HNth है 9 × 5, ये 45 मीटर है, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 25 × 5 है, वो 125 मीटर है। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं सवाल फिर से बदल के दे रहा हूं। अब मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूंगा। अब मैं सवाल को बेसिक से सॉल्व करूंगा। कह रहा है इन लास्ट सेकंड अ बॉडी फॉल्स थ्रू 36%। इन लास्ट सेकंड अ बॉडी फॉल्स थ्रू 36% ऑफ टोटल हाइट। कैलकुलेट द टोटल हाइट। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सीरीज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता
कि मेरी सीरीज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मेरा शॉर्टकट में नहीं लगा रहा, आई वांट टू प्ले सेफ, हालांकि सीरीज से मैच कर तो रहा है। किसी को दिख रहा है क्या? यस सर। क्या दिख रहा है सर 9/25। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये जो 36% है, ये 9/25 ही है। ये वही क्वेश्चन है और आंसर भी वही है। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 36/100 आ गया। ये 9/25 36% ही है, बट हो सकता है, चलिए मान लीजिए 37% दिया है, 38% दिया है, 40% दिया है। बेसिक से करते हैं, इसकी दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप कहते हैं लास्ट सेकंड अ बॉडी फॉल्स टू 36% ऑफ टोटल हाइट, तो मैं h nth की इक्वेशन बनाता हूँ, और वो है u + g/2 * 2n - 1, और इसमें u 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू 36% ऑफ टोटल हाइट। u अभी भी 0 है, तो g/2 * 2n - 1 is equal to 36/100 into half g(n²) टोटल हाइट। मान लेते हैं टोटल बॉडी n सेकंड्स के लिए गिरी है, तो लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये है, और ये 36% ऑफ द टोटल हाइट है जो बॉडी n सेकंड्स में गिरेगी। अब ये ऐसी इक्वेशन बना देना ही, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ये इक्वेशन अगर आप बना पाते हैं तो फिर आपको फिजिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इतनी इक्वेशन आप बना पाते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाते हैं, तो फिर बस, फिर तो कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में कभी कुछ आ ही नहीं सकती। आपको जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसकी गारंटी मेरी है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस से हम इसको भी सीख जाएंगे, अगर इसमें फोबिया है तो। स्क्वायर रूट का तो एक तो अब तो ये हो गया, g/2 तो कैंसिल हो गया। सवाल ने क्या कहा था कि लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 36% ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये 2n - 1 ये जितना सॉल्व हो सकता है कर देते हैं। पहले 18/50 हो जाएगा, और फिर 9/25 आ जाएगा। 18/50 और 9/25 into n², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 50n - 25 is equal to 9n², तो 9n² - 50n plus 25 is equal to 0। ओके, क्वाड्रेटिक मेथड लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दीजिए आप। इसमें हम n की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो -b यानी 50 प्लस माइनस b² -50 का भी स्क्वायर यही होगा, -4ac 4 × 9 × 25 अपॉन 2a। ये n आ गया लास्ट सेकंड। 50 प्लस माइनस ये हो गया 2500, और ये हो गया 900 अपॉन 9 × 2 = 18। 10 हो गया 50 प्लस माइनस √1600 by 2 × 9, तो हो गया 50 प्लस माइनस 40 by 2 × 9। तो n की वैल्यू आ रही है या तो 90/2 × 9, या फिर आ रही है 10/2 × 9, यानी ये आ गया 10/2 यानी 5 सेकेंड्स, और या फिर 5/9। दो रूट्स आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव रूट्स आ रही हैं, टाइम कहीं भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसको हमने सॉल्व किया, n वाज द टोटल टाइम, nth सेकंड। nth सेकंड की हमने बात की थी, इस टाइप से इक्वेशन बनानी थी कि nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, एंड दिस इज 36% ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। बस ये इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद ही क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी। n की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 5 और एक 5/9। तो 5/9 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? ये 5/9, हाँ वेरी गुड, शाबाश अंशिता, एक्सीलेंट। ये तो 1 सेकंड से भी कम है, वो कह रहा लास्ट सेकंड, तो उसे 1 सेकंड पूरा गिरने को तो दो। ये जो टोटल n है ये तो 1 से तो बड़ा ही आना चाहिए, पॉइंट्स में आ रहा है, 1 सेकंड भी नहीं है ये, इसलिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो लिख दीजिए द टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 5 सेकंड्स।
The total time of journey is 5 seconds. और फिर अब हम h की इक्वेशन में डाल देते हैं हाफ g n स्क्वायर, तो 5 into 5 स्क्वायर तो 125 मीटर, या g 9.8 होता तो 122.5 मीटर्स होता। ठीक है, इस टाइप के बेसिक ही सवाल हम और कर रहे हैं। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। पिछले सवाल में मैंने क्या किया, एच एनथ की इक्वेशन बना ली और एच एन की इक्वेशन बना ली, और हालांकि मुझे निकालना तो एच था। अगर वो दो इक्वेशंस आप बनाते तो आपका कायदे से आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि एच निकालना है तो आप एन को एलिमिनेट कर देते वो उन दो इक्वेशनों से, या इक्वेशन को एच के एन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट एच को कायदे से रिटेन करना चाहिए था। पर एच को एलिमिनेट कर देने से इक्वेशन ज्यादा आसान बन रही थी। तो हमने पहले एन निकाल लिया, बाद में एच निकाल लिया। एक्चुअल अननोन तो एच था, तो मुझे कायदे से एन एलिमिनेट करना चाहिए था, पर एच को एलिमिनेट कर देने से इक्वेशन सरल बन रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। A body is projected down. Of course, ये वही केस है ग्रेविटी वाला। In third second, it travels to 100 meter. Find total height fallen in 3 seconds. And total height fallen in 3 seconds. यहाँ u 0 नहीं है, नहीं तो थर्ड सेकंड में 100 नहीं होता। वो सीरीज आपको भुलानी होगी। सर जी को 10 ले लें। है जी को 10 ले लें। हाँ, जी को 10 ले लीजिए। ग्रेविटी का केस है, जी को 10 ले लीजिए। हाँ श्री अर्था बताइए आंसर। 270 मीटर। थोड़ा जोर से बोलिए। 270 मीटर। 270, 270। जी सर। यस, वंडरफुल, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया काम किया आपने। और यू कितना आया आपका? 75 मीटर पर सेकेंड। परफेक्ट है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, शाबाश। थैंक यू। आपने अपने 96.2% को जस्टिफाई कर दिया आज। प्रोजेक्टेड डाउन बोला है, ड्रॉप डाउन नहीं बोला है। इसका u 0 नहीं है। थर्ड सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं, एच एन आर। ये इक्वेशन तो यही आएगी। इसको 100 दिया है इसने, इक्वल टू u प्लस 10/2 इंटू 2n माइनस 1, तो ये 5 हो गया। तो 100 इज इक्वल टू u प्लस 25, तो u इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। सीरीज पढ़ाने का यही नुकसान है कि आपकी टेंडेंसी होती है कि आप हर सवाल को आप सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। एकदम डेटा वो मैच कर रहा हो तो सीरीज से सॉल्व करना, वरना ज्यादा यूजफुल मेथड बेसिक मेथड्स है। ऑलवेज द बेसिक मेथड्स आर वेरी यूजफुल। सीरीज वाले मेथड आप बुला ही दें तो अच्छा है, जितना बेसिक से करें उतना अच्छा है। सीरीज कैन बी केप्ट फॉर जस्ट डबल चेकिंग द रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आप चेक कर सकते हो कि हाँ यार, ये तो मेरी सीरीज से भी मैच कर रहा था। और मैंने तो वो ग्राफ बनाने में भी वो 13579 वगैरह को यूज किया है, इसलिए आज वो पूरा पूरा दिखा दिया, वरना यही मेथड बेस्ट है। अब इसके बाद टोटल हाइट इन 3 सेकंड्स पूछ रहा है वो,
तो h इज इक्वल टू हाफ जी एन स्क्वायर। सही लिखा है कि गलत? इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये फॉर्मूला कभी सही नहीं होगा। u n प्लस हाफ जी एन स्क्वायर, ये h है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। u है 75 और n है कितना? n है टोटल ये वाला 3 सेकेंड्स प्लस हाफ जी एन है 5 into 3 square, तो 75 और 9 5 जा 45। u है 75, सॉरी गलत हो गया, 75 तो खुद ही है, ये 75 है। मैंने 7 को ना ऐसा टाइप को थोड़ा बना दिया था, तो बाद में मैंने उसे अपने कन्वीनियंस से 2 पढ़ लिया। 7 एकदम ऐसा क्लियर 7 जैसा लिखना चाहिए, तो ये हो गया 225 प्लस 45। हाँ, ये 2 सेंटीमीटर इसका ठीक जवाब। सीरीज की तरफ ध्यान कृपया न ले जाएं, वहां से दिमाग हटा लें। अच्छा तो है वो 13579 वाली बात और 14916 वाली बात, पर वो सिर्फ तब वैलिड है जब u 0 होता है। और यहाँ तो डेटा हमारी तो पूरे कंप्लीट डिस्कशन में कहीं 100 मीटर आया ही नहीं था। थर्ड मीटर थर्ड सेकंड में तो शायद 135 होता है सीरीज के हिसाब से, तो थर्ड सेकंड में 25 होता है और 149 45 टोटल 3 सेकंड्स में 45 होता है। तो ये सीरीज का केस ही नहीं, एकदम बेसिक से करो। फर्क केवल ये है कि यहाँ जो u दिया गया है और हमने जो सीरीज बनाई थी उसमें u 0 था। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a boy falls off the edge of a tall building. One 80 meter high. 2 seconds later, a super kid arrives at the scene. ये सुपर किड की जगह आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है? With what initial velocity should, क्या लिखूं? मुस्कान लिखूं, शांभव लिखूं, क्या लिखूं? श्रीमयी लिखूं? With what initial velocity should श्रीमयी jump? ये सुपर किड है, jump to save the boy just in time, मतलब from hitting the ground. सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूं। यहाँ जस्ट इन टाइम का ये मतलब है फ्रॉम हिटिंग जस्ट ग्राउंड को जस्ट वो टच करने ही वाला था कि उसका हीरो उठा के ले गया। मूवीज में दिखाते हैं ना, जस्ट टकराने ही वाला था, आपको लगा कि काम खत्म, कि इधर से आया हीरो और उठा के ले गया। तो आप सब हीरोज हो, जब सबको लगेगा कि आपकी नैया डूबने वाली है तो आप करके दिखा दोगे। सब सुपर किड हो कि नहीं हो? क्यों स्वराज गुप्ता? 80 नहीं, 80 तो आंसर नहीं है। सर हैं? सर 45 45 भी नहीं है शायद। सर 100। देख लेते हैं। सर 100। 100 मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आंसर, मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। sir, 30 मीटर पर सेकेंड। शायद नहीं,
ओके, लेट अस गो अहेड नाउ, सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये है कि 180 मीटर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब दो बॉडीज साइमल्टेनियसली मोशन में हो तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि किस बॉडी को गिरने के लिए कितना टाइम मिला। ऐसा लिखिए, when two bodies are simultaneously in motion, maybe after a delay हो सकता है, when two bodies are simultaneously in motion, maybe after a delay, then first we must check, first we must ascertain that which body has fallen for how much time. हमें क्लियरली ये देखना होगा कि किस बॉडी को गिरने के लिए कितना टाइम मिला है। तो एक की तो हाइट उसने दे दी और फॉल्स ऑफ द एज मतलब बॉय ने गलती से गिर गया है। बॉय की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है। बॉय की तो कोई वेलोसिटी अगर नहीं दी है मतलब जीरो है। लैंग्वेज पे मत जाइए, बॉय की इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है मतलब जीरो है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो 180 इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 180 बाय 5, यानी मैं 2 से ये कर देता हूँ 360 बाय 10, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो t इज इक्वल टू 6। तो बॉय इज इन एयर फॉर 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड कंप्लीट होते ही वो जमीन से टकराने ही वाला है बस। The boy is in air for 6 seconds. तो अब आप क्या समझते हैं? अगला स्टेटमेंट में क्या लिखवाऊं आपको? So that the super kid arrive take 4 seconds. हाँ, लिख दीजिए, the super kid has now to travel the same distance. The super kid has now to travel the same distance in 4 seconds. उसको भी डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही करना है। उसको भी डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही करना है, पर अब उसे ये डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स में करना है। उसे ये डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स में करना है। वो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तभी तो वो बॉय को बचा पाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट बॉय में हो उतना ही सुपर बॉय में हो। तो h इज इक्वल टू ut। अब ये सुपरमैन की तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, यही पूछा है, हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो 180 है, ये 4 सेकंड्स के लिए वो मोशन में है, प्लस 5 into 4 स्क्वायर, 180 is equal to 4u, और ये 65 से 80, तो 4u is equal to 100 आ रहा है, u 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 4u 100 आ रहा है, u 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सुपर किड को भी डिस्प्लेसमेंट तो सेम तय करना है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जहां से उसने जंप लगाई है वो सेम है, और जमीन से टकराने के जस्ट पहले ही बचा के ले जा रहा है। वो इधर ऑलमोस्ट छू ही गया था हल्का सा वो, कि उसको बस जस्ट उठा लिया, उसने बचा लिया। स्पाइडरमैन, बैटमैन, बैटमैन, कुछ तो हो गई ना तुम। चलिए ठीक है, इस सवाल का पार्ट भी है, एट दिस इंस्टेंट, यानी वो जब ग्राउंड पे हैं दोनों, एट दिस इंस्टेंट when both are just about to touch the ground, when both are just about to touch the ground, what is the ratio of their velocities? What is the ratio of their velocities? At this instant, when both are just about to touch the ground, what is the ratio of their velocities? 1:1. कितना? 1:1। हाँ, मैं भी यही चाहता था कि आप ये गलती करें। अगर कैलकुलेशन पॉसिबल है तो आप इंट्यूशन से या एक्सपेक्टेशन से, अंदाजे से मत जाइए। 12:13. हाँ, that's a beautiful answer. That's a lovely answer. 12:13 is probably the answer. तो ऐसा लिख दीजिए, whenever calculations are possible and time permits.
whenever calculations are possible and time permits, why not enjoy the calculations? Calculations को आपको enjoy करना ही पड़ेगा. Why not enjoy the calculations? अगर टाइम परमिट कर रहा है तो कैलकुलेशन जरूर एंजॉय करिए. देखिए साहब, मैं जो ऑर्डिनरी बॉय है जो टपक गया बिना बात के, देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है. तो v is equal to u plus gt. वो तो टपक गया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टोटल 6 सेकंड्स का उसका फॉल था. तो v जो बॉय है वो है 60. और फिर इसी तरह भी सुपर किड निकाल लेते हैं, वो है u plus gt. इनिशियल वेलोसिटी उसकी आपने शायद कैलकुलेट कितने की 25 प्लस 4 सेकंड्स के लिए हवा में है 65. ज्यादा टाइम नहीं लगा. मैंने वैल्यू नहीं पूछी थी, जानबूझ के रेशियो पूछा था ताकि आप और टेम्प्ट हो जाए मेरे जाल में फंसने को. इसमें कोई टाइम नहीं लगा. बॉय की वेलोसिटी है 0 प्लस 6 सेकंड के लिए गिरा है और सुपर किड की वेलोसिटी इनिशियली 25 थी और वो 4 सेकंड्स के लिए गिरा है. 60:65 इसका आंसर है. इनकी वेलोसिटी सेम होगी गिरने के जस्ट पहले. ऐसा हमें लगता है कि अब सब कुछ सेम हो गया क्योंकि हाइट भी सेम हो गई है. ऐसा है नहीं. ठीक है, वेलोसिटीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. वो इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा थी तो फाइनल भी थोड़ी ज्यादा होने की उम्मीद है. h इनका सेम है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है. h इनका सेम है. टाइम इनके अलग अलग है तो क्या हुआ, और u इनके अलग अलग है इसलिए v भी अलग अलग होंगे. मेरी पूरी कोशिश यही थी कि आप 1:1 के जाल में फंस जाएं. अगर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो भी इतनी छोटी सी, तो कैलकुलेशंस का नेक बढ़ाना है बस आपको. इन माय ओपिनियन फिजिक्स तो बिल्कुल 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है. पूरे में से पूरे नंबर फिजिक्स में लाए जा सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी मैथ्स लगती है और थोड़ी सी फिजिक्स लगती है. प्योर मैथ्स लगे तो भी दिक्कत है. सवाल पढ़ के आप अगर इक्वेशन बना सकते हैं उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता. सबसे सरल सब्जेक्ट, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो फिजिक्स है. पर वही है, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि इनिशियल जो जिंक से वो टूट जाए. बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे ऑर्डिनरी छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाइए अभी और बस दिन भर लगे रहिए, तब तो कुछ उम्मीद है आपकी और तभी आप इसे एंजॉय कर भी पाओगे. दिस कैन बी मेड अ वेरी एंजॉयिंग जर्नी. अभी से रोना आने लगा होगा सवाल देख के नहीं बन रहे. ये पूरी जर्नी बहुत एंजॉयिंग बनाई जा सकती है. शुरू में थोड़ी दम लगा दीजिए बस और मत परेशान होइए सवाल नहीं बन रहे. तो टीचर से पूछ लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए, सब एक ही बात है. जब टीचर से भी पूछ रहे हैं तो भी तो सोल्यूशन देखने के बराबर ही है ना. वो भी व्हाटएवर पढ़ ही गए, अगर इस लड़ाई में आ ही गए तो इसे एंजॉयिंग बनाइए और उसका तरीका है कि सब छोड़ छाड़ दीजिए और बस पूरी मेहनत में लग जाइए. 11th में है, थोड़ा बहुत रिक्रिएशन कर सकते हैं बट क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस, नथिंग एल्स. बहुत जल्दी आपको एक ही चैप्टर में, आप इसी चैप्टर को थोड़ा और मैं इलॉन्गेट करूंगा ताकि इसी चैप्टर में आप सेट हो जाएं. आगे के चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए. सवाल पढ़ के इक्वेशन बनाने की कैपेसिटी चाहिए, बस इतना सा काम है फिजिक्स में. और यूजुअली कॉन्सेप्चुअल या थियरी के सवाल मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं आते हैं. माय ओपिनियन मेजॉरिटी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. तो पागलों की तरह जुट जाइए, कुछ बड़ा करना है. अब आ ही गए इस मैदान में तो कर ही देते हैं उठा के. लेट द वर्ल्ड सी. ओके फाइन. तो अगर कैलकुलेशंस पॉसिबल हो तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेशन करिए. सुपर किड है यार, सुपर किड. तुम कहां उसकी स्पीड ऑर्डिनरी किड के बराबर बनाने चले हो.
ऑलराइट, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, a ball is dropped from top of a tower. After 1 second, another ball is dropped. From the same point. Find the distance between them. Three seconds after the motion of second ball starts. सेकेंड बॉल का जब मोशन स्टार्ट हुआ है उसके 3 सेकेंड्स बाद, हाँ फिर से आपको देखना यही है कि किस बॉल को गिरने के लिए कितना टाइम मिला है, ऐसे ही लिख दीजिए। The second ball has fallen for 3 seconds. The second ball has fallen for 3 seconds. And the first ball has fallen for 4 seconds. And in absence of any numerical data, we will assume the initial velocity of boat to be 0. We will assume the initial velocity of boat to be 0. कोई initial data तो दिया नहीं है, तो दोनों की initial velocity जरूर 0 होगी। तो जो h1 है वो है हाफ g into 4 square, और जो h2 है वो है हाफ into g into 3 square, और बस यही h1 minus h2 है, हाफ g and 5 कॉमन ले लेता हूँ, 4 square minus 3 square, 5 into 16 minus 9 और हाफ 5 into 7, 35 मीटर। इसका आप ठीक जवाब दे रहे थे। ऐसी इक्वेशन बनानी है बस। आपको अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो ये क्लियरली देखना है, सबसे पहले एक ही बात पकड़नी है कि किसको गिरने के लिए कितना टाइम मिला, किसको चलने के लिए कितना टाइम मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल falls from a height of 117.6 मीटर। अब ये ऐसा वाला कचरा डेटा दे दिया ना, मतलब शायद जी को 9.8 लेना होगा, After 2 seconds of its free fall, gravity disappears. Calculate the total time taken by the ball to hit the ground. Total time taken by the ball to hit the ground. ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं बात कर लेता हूँ शायद। जी को शायद 9.8 ही ले लेते हैं, डेटा ऐसा दिया हुआ है। लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गई होगी। सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। क्या श्रेयर्था? सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ओके चलिए फाइन, डन। सर 7 सेकेंड्स। 7 सेकेंड्स में थोड़ा सा गलत रह गया। 50-60 सेकंड में तो पता नहीं कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये तो वही 125 मीटर के आसपास है। ये डिस्टेंस जो है 25 मीटर है। सर 10.06 सेकंड्स। नहीं, लॉजिक बताइए श्रेयर्था आप आपकी।
पहले 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कैलकुलेट करके टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। परफेक्ट। फिर 2 सेकेंड्स के बाद जितनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी अपॉन हाँ, लॉजिक मतलब आपकी सारी सही है, कहीं डिस्टेंस छोटी अपॉन मोटी कैलकुलेशन, टाइम। ओके, कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई, आपकी लॉजिक बिल्कुल सही है। बहुत ध्यान से आप मेरी बात सभी सुन लीजिए। 2 सेकंड तक तो ग्रेविटी काम कर रही है, तो 2 सेकंड तक ग्रेविटी इसकी एक तो वेलोसिटी बढ़ाएगी भी, और 2 सेकंड में ये ग्रेविटी के मारे कुछ डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर भी लेगा। उसके बाद की जर्नी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली रहने वाली है। तो ऐसे ही लिख दीजिए लेट अस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट undergone in first 2 seconds of its motion in gravity. फर्स्ट 2 सेकंड्स में जो h है वो है हाफ gt स्क्वायर, तो वो है हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, तो 4.9, मतलब 9.8 इंटू 2 कर देता हूँ, 9.8 इंटू 2 तो ये 19.6 मीटर हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस टू बी फॉलन, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना बचा हुआ, वो है 117.6 माइनस 19.6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 98 मीटर हो गया। जितना इसे डिस्टेंस ट्रेवल करना बाकी है वो इतना है। 2 सेकंड तक तो इसमें एक्सीलरेशन हुआ, इसका वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा। 2 सेकंड तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, उसके बाद ये हो गया। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है, इसकी वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी मुझे, अब मैं यही निकालने वाला हूं। इसके बाद लिख दीजिए वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स ऑफ एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी जब इसे एक्सीलरेट कर रहा है तो 2 सेकंड्स के एक्सीलरेशन के बाद, 2 सेकंड्स के एक्सीलरेशन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वो है v है gt, तो 9.8 into 2 वो भी आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड। अब हमें कहानी क्लियर है कि पहले इसकी स्पीड 0 थी, 19.6 हो गई, और वो अब उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस वेलोसिटी को, वो ये अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लिख दीजिए आगे रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 98 मीटर्स, remaining distance of 98 meters will be covered with a constant velocity of 19.6 meters per second। इसके बाद तो ग्रेविटी है ही नहीं ना, तो बस अब तो फिर कुछ है ही नहीं, अब तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सीलरेशन नहीं है। तो फिर तो अब वो वाला फॉर्मूला आएगा जो आप बचपन से लगाते आए हैं कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 98 है और जो वेलोसिटी है वो 19.6 है, तो ये 98 है अपॉन 9.82 है, ये 10/2 है, ये 5 सेकेंड। हाँ, आपका आंसर सही था, सॉरी टोटल टाइम पूछा था मैंने, क्योंकि तो 5 + 2 7, आपका आंसर एकदम सही था। एक्सीलेंट। बात समझ में आई? 2 सेकंड तक तो ग्रेविटी, तो 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अ बॉडी ड्रॉप from a height of 125 meter is stopped after 2 seconds and then released immediately। मतलब इस 2 सेकंड्स में इसने जो वेलोसिटी गेन की थी ना, उसको मैंने 0 कर दिया था। स्टॉप मतलब ये वेलोसिटी 0 हो गई थी, स्टॉप का यही मतलब होता है। एंड देन रिलीज इमीडिएटली। फाइंड द टोटल टाइम taken
to reach the ground. Find the total time taken to reach the ground. Under root 21 की 21? Under root 21. शांभवी सिंह? 2 plus root 21. 2 plus under root 21. सर 6.5 पे। कौन बोला? सजल? अच्छा ठीक है, Yes, लेकिन चेक। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बात पक्की है कि टाइम 10, 20, 25 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा हाइट नहीं है। आपकी बार उस ग्रेविटी डिसअपियर नहीं हुई, बस जो वेलोसिटी आई थी वो आपने जीरो कर दी और फिर से ग्रेविटी का ही कारण वो नीचे गिर रही है। तो पहले 2 सेकंड में क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। 2 सेकंड में इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो देख लेते हैं। पहले 2 सेकंड में जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से वो हो गई है हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 20 मीटर। मुझे तो पता था पहले सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 15 मीटर, टोटल 2 सेकंड में 20 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब लिख दीजिए तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 125 माइनस 20। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है 105 मीटर। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है 105 मीटर। And the initial velocity at the beginning of this journey is 0. Initial velocity at the beginning of this journey is 0. 2 सेकंड तक गिर लेने के बाद जो वेलोसिटी आई थी वो आपने 0 कर दी, पर उसके बाद की जर्नी के लिए एक्सीलरेशन कितना है लिख दीजिए। एक्सीलरेशन फॉर the second part of the journey is again g। भाई हमें यही सब सोचना चाहिए, जिस जर्नी को देखना है उस जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, उसका टाइम कितना है, वगैरह वगैरह। तो जो जर्नी अब तय करना बाकी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half gt स्क्वायर में ये 0 है। जो डिस्टेंस मुझे तय करना है वो 105 है, और ये हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर है। हाँ, ये 210 बाय 2 हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, मतलब बाय 10 हो गया ये। हाँ, t रूट 21 आया है, बात सही है आपकी, बढ़िया है। पर अगर मैंने टोटल टाइम मांगा है तो जो पहले 2 सेकंड का था वो भी तो आपको गिनना है, तो 2 प्लस रूट 21 इसका सही जवाब। ठीक है, 2 प्लस रूट 21। पिछले सवाल में तो हमने कहा था कि 2 सेकंड गिर लेने के बाद ग्रेविटी 0 हो गई, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है। अब हमने 2 सेकंड गिरने के बाद जो उसने वेलोसिटी प्राप्त की थी उसका फायदा उसे नहीं उठाने दिया। हमने कहा स्टार्ट अफ्रेश, है तो ग्रेविटी तो है अभी जिंदा, पर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी खत्म की है। ऐसे माइनर वेरिएशंस करते हैं सवालों में। ओके, देखिए एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड from a height of 100 meters. Calculate the height at which its speed is half that at the ground. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। The speed at which the height is half of that at the ground. हाँ बोलिए। Under root 5 seconds. नहीं, गलत है। मैंने हाइट पूछा, एक तो टाइम नहीं पूछा। हाइट
25/2. क्या शांभवी सिंह? Sir, 25/2. 25/2. 2. दानिश? 25/2. चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहले तो 100 मीटर की हाइट से गिर लेने के बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं एट ग्राउंड। वेलोसिटी एट ग्राउंड इज v square is equal to u square plus 2gh, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी इज ग्राउंड इज √2gh, h इज 100 मीटर। फिर उसने जो v डैश कही है वो v ग्राउंड बाय 2 कही है। मान लेता हूं कि मैं वो √2gy है, where y is the height fallen from top. हाइट y से गिर लेने के बाद जो वेलोसिटी है वो ये है, और ये वो कह रहा है वेलोसिटी इसकी हाफ है। ऐसी इक्वेशन बनेगी। 100 से गिर लेने के बाद कुछ वेलोसिटी है और y से गिर लेने के बाद वेलोसिटी v/2 है। वो कह रहा है कितनी इस हाइट पे वेलोसिटी ग्राउंड की वेलोसिटी की आधी होगी। तो पहले ग्राउंड की वेलोसिटी निकाली, फिर उसकी आधी से इसको इक्वेट कर दिया। अब ये √2g कैंसिल हो गया, √2g दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। √y is equal to half into √100, स्क्वायर कर देता हूं, y is equal to 1/4 into 100, तो y आ गया 25 मीटर्स। y आ गया 25 मीटर्स। गॉट इट? क्या ये फाइनल आंसर है? मैंने क्या किया पहले तो वो समझाता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि आंसर सही है या कुछ करना बाकी है। Sir, 75 is the final हाँ answer. शाबाश। Minus हाँ, हमको बतानी है हाइट। हाइट का हमेशा मतलब होता है अबव द ग्राउंड। वो पहले तो वो लिख दीजिए 4 स्टार लगा के, हाइट ऑलवेज मींस अबव द ग्राउंड। हाइट का हमेशा मतलब होता है अबव द ग्राउंड। हम ये जो इक्वेशन में हमारे इक्वेशन में जो y आ रहा है ये टॉप से आ रहा है, ये y जो है ये टॉप से आ रहा है। उसने तो पहले ये कहा कि 100 मीटर से गिरने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसकी आधी किस हाइट पर है, उसकी आधी किस हाइट पर है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है 100 मीटर से गिरने के बाद वो वेलोसिटी है √2g into 100, और वो कह रहा है अगर ये वेलोसिटी v है तो ये v/2 किस हाइट पे होगी। और मेरी इक्वेशन में तो मैं डिस्प्लेसमेंट टॉप से लेता हूं ना, तो मैंने जो y निकाला है वो टॉप से है। मैंने कहा यहाँ जो ये हाइट y से गिरने के बाद अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो y से गिरने के बाद ये वेलोसिटी होती है और ये इस वेलोसिटी की आधी है। ये इक्वेशंस बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है ऐसी एक इक्वेशन बनाने में, पर लड़ते रहिए। इसको सॉल्व करने के बाद y आया 25 और हाइट का हमेशा मतलब होता है अबव द ग्राउंड। तो ये 100 माइनस 25 हमारा एक्चुअल आंसर 75 है। हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो 75 है। ठीक है, चलिए मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी का एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं और वो ये है कि ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम सीलिंग, पानी की ड्रॉप्स हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम सीलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। When the first drop reaches the ground, fifth is just
about to fall. 4 बूंदें गिर चुकी हैं और 5वीं जस्ट गिरने ही वाली है. 5th is just about to fall. At this instant, calculate the height of third drop. The height of third drop. और total height जो है ना, total height जो है वो 160 मीटर है. बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो 160 मीटर है. The drops fall from the ceiling at regular intervals of time. ये अगर मैं सीलिंग मान लूं और ये मैं फ्लोर मान लूं तो एक एक करके बूंदें टप 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 गिर रही हैं. मुझे यहाँ पे जो बूंद है उसको नंबर 1 देना पड़ेगा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5. ये नंबरिंग बड़ी जरूरी है क्योंकि उसने बोला है द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड. वो किसको फर्स्ट ड्रॉप कर रहा है वो आपको ध्यान से देखना बड़ा जरूरी है. When the first drop reaches the ground, the 5th is just about to fall. 5th को गिरने का मौका मिला ही नहीं है. अगर ये टाइम इंटरवल t है, सॉल्यूशन में लिखते हैं कि let the time interval be t. सक्सेसिव ड्रॉप से गिरने में जो टाइम इंटरवल है t है वो. The 4th drop has fallen for t seconds. ये ड्रॉप तो भी गिरी नहीं है, बस गिरने वाली है, जस्ट गिरने वाली है पर गिरी नहीं है. इसको गिरने के लिए टाइम t मिला, इसलिए थर्ड ड्रॉप has fallen for 2t. और जो सेकंड ड्रॉप है ये t है, ये 2t है. ये थर्ड सेकंड ड्रॉप को 3t टाइम गिरने का मौका मिला है और जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको गिरने का मौका मिला है 4t. अभी हमारी सीरीज पर बेस्ड है. जो टोटल डिस्टेंसेस हैं, जो टोटल हाइट फॉलन है, अगर u 0 हो और सक्सेसिव टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो ये जो ये 4th है, ये 5th है, ये थोड़ा नीचे होगी, ये 4th ड्रॉप है, ये 3rd ड्रॉप है, ये 2nd ड्रॉप होगी और ये 1st ड्रॉप होगी. ठीक है, ये 1st ड्रॉप होगी. तो मुझे पता मालूम है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को k कह लेता हूं तो ये डिस्टेंस 4k होगा और ये डिस्टेंस 9k होगा और ये डिस्टेंस 16k होगा. क्योंकि these are in the ratio 1:4:9:16. भाई u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किस वैल्यू पे हमें मतलब नहीं, पर चलो अभी वो g ले लेते हैं. और टाइम के इंटरवल्स इक्वल हैं, जो डेल्टा t है वो इक्वल है. वो टाइम इंटरवल क्या है हमें उससे भी मतलब नहीं है. तो इनका रेशियो है 1, 4, 9, 16. तो ऐसे k, 4k, 9k, 16k को कह देता हूं और 16k को आप टोटल हाइट से इक्वेट कर दीजिए. तो 16k है, आप इसे टोटल हाइट 160 से इक्वेट कर दीजिए, मतलब k की वैल्यू आ गई 10. बस यही काम करना है आपको. ध्यान से नंबर डालना है 1, 2, 3, 4 और 5. 5th ड्रॉप अभी गिरना स्टार्ट कर रही है. जितनी भी ड्रॉप हो ना, अगर 10th ड्रॉप गिर रही है तो आप अपनी सीरीज को 9 तक ले जाइए. अगर 8th ड्रॉप अभी गिरना स्टार्ट कर रही है तो आप अपनी सीरीज को 7 तक ले जाइए. अगर 4th ड्रॉप अभी गिरना वाली है वहां से जस्ट टॉप से, तो अपनी सीरीज को आप 3 तक ले जाइए. के 4k 9k पे रोक दीजिए. क्योंकि 5th ड्रॉप गिरने वाली है तो आप अपनी सीरीज को 4 तक ले जाइए, के 4k 9k 16k, और इसे मैक्सिमम हाइट से इक्वेट कर दीजिए. अगर nth ड्रॉप गिरने वाली है तो आप n-1 तक जाइए और उसमें 1, 4, 9, 16 वाली सीरीज लगाइए और उस डिस्टेंस को टोटल हाइट से इक्वेट कर दीजिए. जो टोटल हाइट है वो इससे इक्वेट कर दिया तो क्या आराम से 10 आ गया. तो थर्ड ड्रॉप यहाँ है मुझे, और फिर से ध्यान दीजिए, अब थर्ड ड्रॉप अगर ये की है तो ये 40 है, और फिर से ध्यान दीजिए हाइट मांगी है. तो जो हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप है ना,
वो हो जाएगी 16k माइनस 4k हो जाएगी 12k, यानी कि 120 मीटर इसका आंसर। अगर वो पूछता कि इस बीच थर्ड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो मैं 4k निकालता, और उसने हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप पूछी तो फिर हाइट हमेशा अबव द ग्राउंड होती। अगर वो पूछता कि इस बीच सेकंड ड्रॉप में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैं बोलता 90। अगर वो बोलता सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है अभी इस इंस्टेंट पे, जब पहली बूंद यहाँ पहुंच रही है उस इंस्टेंट पर सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, वो ये पूछता तो मैं 9k माइनस 4k यानी 5k ने 50 आंसर दे देता। बेसिक बात ये है कि अगर 7 ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो आप सीरीज को एक कम तक बनाइए, जब नंबर ही लिख लीजिए, ये 7 लिख लीजिए, ये 6 लिख लीजिए, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, उल्टा करना पड़ेगा नंबरिंग। फर्स्ट ड्रॉप यहाँ है, यहाँ सेकंड ड्रॉप है, यहाँ थर्ड ड्रॉप है, यहाँ फोर्थ ड्रॉप है, यहाँ फिफ्थ ड्रॉप है, यहाँ सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। और अब इसको आप के, फिर यहाँ तक 4k, फिर यहाँ तक 9k, फिर इसी तरह 16k, फिर इसी तरह 25k और फिर 36k तक जाएगी। अगर 7th ड्रॉप यहाँ से गिरने वाली है ना तो एक्चुअली 6 गिरी हैं। अगर 7th गिरने वाली है तो 6 गिरी हैं, तो 1, 4, 9, 16, 25 और 36 तक जाइए। 36k को मैक्सिमम हाइट से इक्वेट कर दीजिए। 36k को मैक्सिमम हाइट से इक्वेट कर दीजिए। 7 ड्रॉप गिरी है ना, तो n-1 का स्क्वायर इंटू k इज इक्वल टू h max, ऐसा मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ। अगर 7th ड्रॉप गिरने वाली है तो 6 स्क्वायर इंटू k इज इक्वल टू h max, ये मैं कह रहा हूँ। अगर 5th ड्रॉप गिरने वाली है तो 4 स्क्वायर इंटू k इज इक्वल टू h max, इससे k निकाल लीजिए। और k निकालने के बाद अब आपसे जो मांगे आप निकाल सकते हैं, k, 4k, 9k, 16k, 25k, आप इनके बीच का गैप निकाल सकते हैं और यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। हाइट का मतलब होता है हमेशा above the ground. So that's all for now, and thank you and have a good time. Bye bye.